Hi everyone, and welcome to the session. Now, in this particular session, we'll be having a discussion about the important current legal knowledge issues from your first 15 days of Feb 2026. ठीक है? तो फेब के अगर पिछले 15 डेज की हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को अगर हम देखें so there are three issues came from the Supreme Court of India, and these three issues are pretty much critical with respect to our understanding and relevance of topic for your current legal knowledge. So as of Feb, the Supreme Court of India is navigating a complex intersection of international diplomacy, financial enforcement, and fundamental privacy rights. And this deck will unpack the three landmark developments currently shaping the legal landscape. पहला जो इशू है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ वर्सेस डोमेस्टिक सेंटेंसिंग विच इज प्राइमरली द इशू ऑफ अबू सलेम्स एक्सट्रेडिशन. ठीक है. दूसरा जो इशू है दैट इज अबाउट द स्कोप ऑफ एनफोर्समेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड असेट्स सीजर. ये दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है हमारा. एंड द थर्ड इशू इज रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी wherein the constitutional validity of Digital Personal Data Protection Act has been challenged in the Supreme Court. ठीक है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को स्टैब्लिश कर दिया है टू हियर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू. ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे फेब के फर्स्ट 15 डेज के करंट लीगल नॉलेज में से. चल तो एक एक करके देखना, हम इन केसेस को शुरू करते हैं. So the first case which you have is regarding the Abu Salim's plea of remission of plea of early release. देखो, सो अबू सलीम की अगर अपन बात करें तो अबू सलीम was the individual who was responsible for the 1993 Bombay blasts. ठीक है. 1993 में मुंबई में जो ब्लास्ट हुए, अबू सलीम उसमें वन ऑफ द प्राइमरी अक्यूज था. बट ही एक्चुअली फ्लेड फ्रॉम द कंट्री and subsequently in the year he was detained in Portugal in 2002. एंड पोर्चुगल में उसके डिटेंशन का प्राइमरी रीजन था दैट ही एंटर्ड इन द कंट्री यूजिंग फेक पासपोर्ट. ठीक है. फेक पासपोर्ट को यूटिलाइज करके उसने पोर्चुगल में एंट्री लेती है, जहां पर पोर्चुगल में 2002 में उसको डिटेन कर लिया गया. वाज डिटेन्ड ओवर देयर. नाउ आफ्टर दैट इन द ईयर 2005, ठीक है, इन द ईयर 2005, in the year 2005 he was extradited to India. Now, what is extradition? So extradition basically refers to the process of bringing back the person who is accused of a crime in your country. ठीक है. आपकी कंट्री में उस पर्सन ने क्राइम कमिट किया और क्राइम कमिट करने के बाद वो भाग के कहीं और चला गया. उस फॉरेन कंट्री से उसको वापस अपनी कंट्री में लाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रेडिशन. और जब पोर्चुगल ने अबू सलीम को एक्सट्राइट किया टू इंडिया, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया टू पोर्चुगल दैट अबू सलीम will not be given death penalty. He will not be given death penalty or imprisonment of more than 25 years. ठीक है. अबू सलीम को जब एक्सट्राइट करवाया गया इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस किया दैट अबू सलीम विल नॉट बी गिवन डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 25 इयर्स. ठीक है. सब्सिक्वेंटली अबू सलीम पे बॉम्बे ब्लास्ट का केस चलता है एंड ही वाज आल्सो अक्यूज्ड ऑफ अ बिल्डर्स मर्डर. एंड इन दोनों केसेस में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अवार्ड दिया जाता है. ठीक है. He was awarded the punishment of life imprisonment, but क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ था that he will not be imprisonment for more than 25 years, तो इस वजह से उनको 25 इयर्स तक के लिए जेल में रखा जाएगा, ये पनिशमेंट दिया गया.
अब फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कैसे है अभी, व्हाट एक्चुअली वेंट और व्हाट हैपेंड दैट अबू सलीम अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेमिशन। रेमिशन बेसिकली रेफर्स टू प्री मैच्योर रिलीज ऑफ अ कॉन्विक्ट। Convict basically refers to a person who has been accused of a crime and subsequently found guilty by the court। तो उसको जो पनिशमेंट दिया गया उस पनिशमेंट का टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस करके उसको बाहर निकाल देना जेल से, इसको रेमिशन कहते हैं। तो अबू सलीम ने गवर्नमेंट्स को अप्रोच करा फॉर क्लेमिंग रेमिशन कि मेरा जेल में कंडक्ट अच्छा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अर्ली रिलीज दे दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो अबू सलीम ने उसके बाद फिर ये क्लेम किया दैट क्योंकि उनको 2002 में ही डिटेन कर लिया गया था, because he was detained in 2002 even though he was brought to India in 2005, and since the day he was brought to India तब से ही वो डिटेंशन में था। तो उसने कहा कि ये जो 2002 से लेकर 2005 तक का टाइम ड्यूरेशन है ये भी डिटेंशन में गिना जाना चाहिए फॉर काउंटिंग दोज 25 years, and therefore he should be released now। बट द कोर्ट रिजेक्टेड हिज आर्ग्यूमेंट एंड द कोर्ट स्टेटेड कि भाई आपका वो जो पोर्चुगल में डिटेंशन था वो इंडियन लॉज की वजह से नहीं था। आप पोर्चुगल में डिटेन हुए थे बिकॉज यू एंटर्ड ओवर देयर विदाउट हैविंग द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो वो डिटेंशन आपका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। एंड इवन दो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है एंड जिस तरीके का ऑफेंस आपने कमिट किया था वहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है 60 years। बट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था दैट यू विल नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 25 years, therefore your plea for release can only be considered in the year 2030। एंड ये स्टेट करते करते सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को अब यहां पर रिजेक्ट कर दिया है एंड द कोर्ट हैज आस्क्ड हिम कि आपको अब कोई भी इशू हो सो यू शुड अप्रोच द हाई कोर्ट एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो 1993 में बॉम्बे में ब्लास्ट होते हैं wherein Salem is accused of transporting weapons in which 257 people died। ठीक है। 2002 में उसके बाद सलेम कंट्री से भाग जाते हैं। तो 2002 में he was detained in Lisbon। ठीक है। And even though he had gone through a plastic surgery, but he was identified through his fingerprints। तो लिस्बन में फिर उनको डिटेन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट पोर्चुगल गवर्नमेंट को देती है एंड Lal Krishna Advani, who was the deputy prime minister at that point of time, assured Portugal that no death penalty will be given to Abu Salem and maximum 25 years sentence would be given to him। कि अगर वो कन्विक्ट प्रूव हो जाते हैं आफ्टर द केसेस 2005 में उनको इंडिया लेकर आ जाया गया और इस प्रॉमिस पे गवर्नमेंट के इस प्रॉमिस पे दैट ही विल नॉट बी गिवन डेथ पेनल्टी एंड मैक्सिमम 25 ईयर सेंटेंस, इस प्रॉमिस के बेसिस पे पोर्चुगल ने उनको एक्स्ट्राडाइट किया। देन 2015-17 यहां पर जो केसेस उनके ऊपर चल रहे थे ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट अंडर टाडा एंड आईपीसी फॉर प्रदीप जैन्स मर्डर एंड द बॉम्बे ब्लास्ट। बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुआ प्रदीप जैन नाम के एक बिल्डर थे जिनका मर्डर किया गया था एंड उस मर्डर में भी अक्यूज थे अबू सलेम। तो वहां पर फिर कन्विक्शन दे दिया गया एंड ही वाज सेंटेंस्ड लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड subsequently in Feb 2026 he approached the Supreme Court for the plea of release। But Salim के argument थे क्या? What was he arguing? So he stated that he was in custody or his custody began back in the year 2002। जब लिस्बन में उनको डिटेन कर लिया गया वहीं से उनकी कस्टडी स्टार्ट हो चुकी थी and therefore he was claiming that the 25 years should have ended in March 2025। ठीक है। वो 25 ईयर का पीरियड यहां पर खत्म हो जाना चाहिए and therefore he was claiming that his custody was actually an illegal custody for the past 10 months and therefore he was trying to apply remission, that is good conduct sentence reduction to the 25-year cap। उन्होंने कहा उनका जो कंडक्ट अच्छा था 2002 से ही आप उनकी डिटेंशन को काउंट करना शुरू करो, 3 साल का उनको आप रेमिशन का पीरियड दो and therefore he should have been released in the March 2025। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना ये यहां पर क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट अंडर टेरर लॉस लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स 60 years until death और 60 years और until death। जब लाइफ इंप्रिजनमेंट का वो पनिशमेंट दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि या तो आप 60 years के लिए जेल में रहोगे या until death you will be in custody only, in jail only।
And the government also stated that the 25-year assurance refers to actual imprisonment of 25 years. And with respect to his claim for remission or premature release, the government stated that he was a category 8 prisoner and therefore he is ineligible for remission. And the clock will start at 2005, extradition, and release can be considered only on 10th of November 2030. 10th नवंबर 2005 को उनको कंट्री में लाया गया था। गवर्नमेंट ने कहा 25 साल भाई वहीं पे खत्म होंगे, उसके पहले आपको कोई बेनिफिट ना तो रेमिशन का मिलेगा, और जहां तक आपकी बात है डिटेंशन के क्लॉक की, so your detention clock will start from 2005 when you were brought in India, not when you were detained in Portugal. Your detention in Portugal was for violation of their laws, not our issue. Okay. So the court stated that you have stayed for 25 years for not doing something good to the society. You were convicted under TADA. कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको आपको डिटेंशन में रखा गया क्योंकि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे थे, गवर्नमेंट ने आपको डिटेन कर दिया। कोर्ट ने कहा यू वर अ कन्विक्ट ऑफ टाडा, टेररिस्ट एक्टिविटी थी आपकी, उसके लिए आपको डिटेन किया गया, एंड देयरफॉर यू विल नॉट गेट एनी स्पेशल प्रिविलेज। सो द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन द प्ली फॉर इमीडिएट रिलीज. They directed the petitioner to go to the Bombay High Court for the rest of the issues, and the sovereign assurances will bind the executive but do not force the judiciary to grant benefits like remission to terror convicts. कि भाई अबू सलेम का कहना यह था कि आपने पोर्चुगीज गवर्नमेंट को वहां पर प्रॉमिस किया था, तो कोर्ट ने कहा ये सारे प्रोमिसेस गवर्नमेंट को बाइंड करते होंगे, दिस विल नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट ओवर द कोर्ट्स की कोर्ट आपको अर्ली रेमिशन वहां पर प्रोवाइड करे। ठीक है, सो दिस वाज द इशू ऑफ अबू सलेम. Let's move to the next one. Now, the next issue which we have is related to Prevention of Money Laundering Act. Now, see, there is an offense which is known as money laundering. What is money laundering? Money laundering basically refers to hiding the source of ill-gotten money. That is portraying black money as legal or legally obtained money is known as the offense of money laundering. And therefore, every such amount of money or any pecuniary advantage is considered as proceeds of crime. And whenever you are using the proceeds of crime, or whenever you are trying to integrate these proceeds of crime into the legal system, or trying to hide the source of that ill-gotten money, that is what money laundering is. So, the Prevention of Money Laundering Act provides a list of offenses under the schedule, and these offenses are known as scheduled offenses. Okay? The Prevention of Money Laundering Act provides a list of offenses which are known as scheduled offenses, and if any money is obtained through those kind of activities which are mentioned under the scheduled offense, then the money can be considered as proceeds of crime, and the enforcement directorate is having the power to seize the money. Okay? That if there is any amount of money which is generated through scheduled offense, then that will be considered as a proceeds of crime, and those proceeds of crime can be attached by enforcement directorate. Now, the question which came up in front of the Supreme Court is that what if the activity which generates the money is not mentioned as scheduled offense, then can in that situation ED is empowered to attach the property which is generated through such an activity. ठीक है, कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो यहाँ शेड्यूल्ड ऑफेंस की लिस्ट में गिवन नहीं है और उससे कोई पैसा जनरेट अगर होता है,
तो क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उस एक्टिविटी से पैसा जो जनरेट हुआ उसको भी अटैच कर सकता है, सीज कर सकता है? क्वेश्चन क्यों उठा, देखो, था क्या कि एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, बेटफेयर, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट थी बेटफेयर। अब बेटफेयर पे अपना अकाउंट बनाने के लिए लोगों ने फेक आईडीज एंड सिम कार्ड्स का यूज किया, एंड क्योंकि वो फेक आईडीज और सिम कार्ड थी, तो इसको हम कहते हैं फोर्जरी। सो फोर्जरी वॉज कमिटेड टू स्टैब्लिश द अकाउंट, ठीक है, फोर्जरी वॉज कंडक्टेड टू स्टैब्लिश द अकाउंट ऑन द वेबसाइट। बट इस वेबसाइट से जो बेटिंग के थ्रू पैसा जनरेट हुआ है, betting in itself is not a scheduled offense. Forgery is mentioned as a scheduled offense. तो बेटिंग से जो पैसा जनरेट हो रहा है, बेटिंग तो शेड्यूल्ड ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं है। तो अब इससे जो पैसा जनरेट हुआ है, इसको क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जा सकता है? क्योंकि फोर्जरी इनिशियली एक एक्टिविटी यूज की गई थी इस वेबसाइट पे अपने अकाउंट बनाने के लिए। यही प्राइमरी क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो सिनेरियो क्या था, देयर वाज एन इंटरनेशनल क्रिकेट बेटिंग रैकेट, ठीक है, via UK based betfair.com which generated approximately 2400 crore rupees, जिसमें petitioner को अराउंड 60 करोड़ रुपए मिले, ठीक है। अब द बेटिंग ऑपरेशन रिलाइड ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड फोर्जरी, जहां पे फेक डॉक्यूमेंट्स को यूज किया गया फॉर ऑब्टेनिंग द सिम कार्ड्स। एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना यहां पर यह है दैट सिंस फोर्जरी इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, द रेवेन्यू फ्रॉम बेटिंग इज enabled और इट enabled कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना क्या है कि भाई बेटिंग मान लेते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, फोर्जरी क्योंकि कंडक्ट की गई इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अकाउंट ऑन द वेबसाइट, देयरफॉर बेटिंग से जो पैसा मिला है उसको भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जा सकता है। So the issue over here is that forgery was conducted to obtain the fake sims, which is considered as a scheduled offense. Betfair.com से betting से ये एक रेवेन्यू जनरेट हुआ जिसमें पिटिशनर को अराउंड 60 करोड़ रुपए मिले। बेटिंग इन इटसेल्फ इज नॉट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, बट फोर्जरी इज। तो क्या इस बेसिस पे कि वन ऑफ द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द एंटायर एक्ट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो क्या वो पैसा वहां पर कॉन्फिस्केट किया जा सकता? तो इसमें सबसे पहले आया दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट in this case applied the fruit of the poison tree doctrine, wherein the court stated that if betting infrastructure relied on forgery, then the taint persists throughout the financial change, and it upheld the attachment of 20 crore in assets, ठीक है। कोर्ट ने फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री की वहां पे डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि अगर बेटिंग कंडक्ट करने के लिए, बेटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर फोर्जरी या फेक चीजों को यूज किया गया है, जो अपने आप में एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो द टेंट ऑफ द रूट्स विल अप्लाई टू द फ्रूट्स एज वेल, एंड देयरफॉर इट अपहेल्ड द अटैचमेंट ऑफ 20 करोड़ रुपीज इन असेट्स। बट जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट द ऑर्डर, ठीक है, एंड द कोर्ट विल नाउ प्राइमरली डिसाइड that can ED claim jurisdiction over non-scheduled crime just because a scheduled crime appeared somewhere in the chain, कि उस पूरी चेन में कहीं पर अगर सिर्फ एक शेड्यूल्ड ऑफेंस दिख रहा है, उस बेसिस पे क्या नॉन शेड्यूल्ड क्राइम्स के थ्रू जनरेटेड पैसे को भी ईडी अटैच कर सकता है? सो देयर कैन बी टू साइड्स। पहला सिनेरियो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और हाईकोर्ट का व्यू, जहां पे शेड्यूल्ड ऑफेंस फोर्जरी इन्वॉल्व था, जिसके थ्रू नॉन शेड्यूल्ड एक्ट किया गया। सो एवरी इनकम विच इज जनरेटेड ओवर देयर कैन बी सीज्ड एंड इसको वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान सकते हैं। ये एडी और हाई कोर्ट का व्यू है। सिनेरियो बी जो पिटिशनर का कहना है, पिटिशनर कह रहा है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस फोर्जरी था, फंड्स जो उससे डायरेक्टली फोर्जरी से डिराइव हुए हो उनको आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान सकते हो, बट बेटिंग जिसके थ्रू पैसा जनरेट हुआ है, दैट्स अ सेपरेट रेवेन्यू एंड दैट शुड नॉट बी ब्रॉट अंडर पीएमएलए। ये पिटिशनर का वहां पर कहना है। एंड लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अपना जजमेंट देता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज इफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विंस, their jurisdiction expands massively to cover any business activity tangentially linked to a minor scheduled offense as well. And if the petitioner wins, PMLA power is strictly restricted to the scheduled offense only. ठीक है, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इशू था फ्रॉम द फर्स्ट 15 days ऑफ फेब्रुवरी। तीसरा जो इशू है
दैट इज रिलेटेड टू द चैलेंज ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्या इशू है? तो देखो, गवर्नमेंट ने हमारे पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने के लिए 2023 में एक लॉ बनाया जिसको कहा गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन गवर्निंग और रेगुलेटिंग द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ अवर पर्सनल डेटा, जहां पर किसी भी पर्सन के अब पर्सनल डेटा को यूज और प्रोसेस करने से पहले यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पर्सन एज वेल। पर्सन के कंसेंट के बिना ना तो आप उसके डेटा को यूज कर सकते हो पर्सनल डेटा को, ना ही आप उसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। एंड ऑल द एंटिटीज, ऑल द कंपनीज आर कंसिडर्ड एज डेटा fiduciary over here, ठीक है, data fiduciaries, and there are certain responsibilities which are imposed on data fiduciaries who are actually in possession and control of the personal data of an individual, and in case of violation of the provisions which are mentioned under the act, the data fiduciaries can be made responsible for with heavy fines as well. अब इस डीपीडीपी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। किन ग्राउंड्स पे किया गया है? तो पहला ग्राउंड है दैट दिस इज वायलेटिंग आवर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या कहना है इनका? तो देखो, आरटीआई एक्ट में क्या था कि आरटीआई एक्ट के अंदर यू हैड द ऑप्शन ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज, बट पब्लिक अथॉरिटीज किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से पहले अगर उनको लगता था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर सकते थे। ठीक है, दैट मान लो आपने किसी टेंडर के बारे में, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में एक आरटीआई फाइल करी, गवर्नमेंट को लगता है कि अगर यहाँ पर पीआईओ को लगता है कि यहाँ पर अगर किसी का पर्सनल डेटा मांगा जा रहा है तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के ग्राउंड पर डेटा शेयर करने से मना कर सकते थे। बट देयर वाज एन एक्सेप्शन दैट इवन पर्सनल इंफॉर्मेशन could have been released if the larger public interest justified the disclosure, कि किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी रिलीज किया जा सकता था आरटीआई एक्ट के अंदर अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उस डिस्क्लोजर को जस्टिफाई करता तो। सो देयर वाज अ सिचुएशन अंडर द आरटीआई एक्ट जिसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को सीख कर सकते थे, इवन पर्सनल इंफॉर्मेशन को। बट अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद a blanket ban is imposed on disclosing the information which relates to personal information. ठीक है, and there is no exception allowed over there, that public interest override is also removed. And यहीं पर petitioner का कहना ये है that he argues that this shields the corrupt officials like public records, assets, tenders, file notation can now be hidden by claiming that they contain personal data of the person. एंड क्योंकि अब पब्लिक इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर भी आपने, ग्राउंड भी आपने वहां से हटा दिया है, तो अब इससे आप एक तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा देते हो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को रिलीज करने से। ठीक है, ये पहला ग्राउंड है जिसके बेसिस पर उन्होंने डीपीडीपी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। द सेकेंड ग्राउंड इज अबाउट द चिलिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं, जैसे जो लोग स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, कवर स्टोरीज करते हैं, इन सबको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिस्पेक्ट में इस एक्ट में क्या प्रोविजन बन गया है अब? तो इशू ये बन रहा है दैट द जर्नलिस्ट आर नाउ हु आर इन्वेस्टिगेटिंग इंडिविजुअल्स आर नाउ क्लासिफाइड एज डेटा फिड्यूशरीज। ठीक है, वो जर्नलिस्ट जो अब लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको डेटा फिड्यूशरी की तरह यहां पर कंसिडर किया जा रहा है। एंड being a data fiduciary, they have certain obligations under the DPDP Act. क्या obligations है? That is, they must give notice and obtain the consent from the person they are investigating. And if consent is denied, data must be erased. अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल लिखना चाह रहा है, तो अब वो अगर उसके पास मेरा डेटा है तो उसको उस डेटा को प्रोसेस करने से पहले, एनालाइज करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा, मुझे नोटिस देकर। एंड मैं अगर कंसेंट ना दूं तो वो सारा डेटा उसे डिलीट करना पड़ेगा, वो उस डेटा को यूज कर ही नहीं सकता अपने आर्टिकल को लिखने के लिए। आप इमेजिन करो, जब किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म काम कर रहा है, जर्नलिस्ट काम कर रहा है, तो वो नोटिस देगा तो उसको पता नहीं चल जाएगा उसके ऊपर स्टिंग हो रहा है।
दूसरी चीज, कौन कंसेंट देगा? Nobody is going to give consent in that situation. And अगर consent नहीं दिया जा रहा है, तो next step is that it makes the investigative journalism impossible. And there is a provision of penalty as well that violations can carry fines up to 250 crore rupees. कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर डेटा फिड्यूशरी की तरह वहां पर कंसिडर किया जा रहा है और वो कंसेंट नहीं ले रहा है, नोटिस नहीं दे रहा है उस पर्सन को, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है ऑफ फाइन्स अप टू 250 crore rupees. Imagine the kind of chilling impact it will have on the journalist. And therefore, there is a massive financial deterrence on reporting public figures. This is another ground on which they have challenged the constitutional validity of this act. The third issue is related to who watches the watchman. The body or the authority which is established under the DPDP Act to look into the working and the regulation of the entire Digital Personal Data Protection Act is the Data Protection Board, which is government appointed. Who is responsible or which is responsible for the enforcement of the act? अब इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है. अब इशू ये है that the state is the biggest data collector. And when the selection committee for the board consists entirely of government nominees and secretaries, how can we ensure that a board appointed by the state can impartially regulate the state as well? कि भाई कोई भी पर्सन ये कैसे माने कि जब गवर्नमेंट बिगेस्ट डेटा कलेक्टर है और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जिसका काम है टू एंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, a board which is appointed by the government itself, how can we ensure that the board can actually impartially investigate or regulate the state as well? That is another issue on which the constitutional validity of the DPDP Act has been challenged in the court. So there are primarily these three issues जिनकी वजह से यहाँ पर इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है. And these are the three issues from the month of or the first 15 days of your Feb, which included the Abu Salem issues, the PMLA or ED powers, and the DPDP Act. All right. So that's it for our fortnightly current legal knowledge roundup. Rest. If you have any doubt, if you have any concern, you can let us know in the comment section. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and I'll see you soon. Right? Thank you so much, everyone. Thank you, guys. Thank you.